हेलो गाइस, सीए में संकेत हियर। आपको तो पता ही आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको एक पुश मिले, तो इसलिए आज मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट एक्टी। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एमसीक्यू नहीं लेने वाला हूं, एमसीक्यू के साथ साथ वो कंसेप्ट भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपका दोनों भी इकट्ठा रहे। मतलब कंसेप्ट आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड आपको एक पुश भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा एंड जिन्होंने एक बार पढ़ा है उनको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। मैं एमसीक्यू लेने वाला हूं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं लेने वाला हूं। तो यहां पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट एंड एक्सट्रैक्ट। तो देखते हैं पहला क्या है एमसीक्यू। Financial year 2021 shall be considered as, financial year 2021 shall be considered as। अब यहां पे ध्यान दो, 2021 जो फिनेंशियल ईयर है, 2021 जो फिनेंशियल ईयर है वो असेसमेंट ईयर है फिनेंशियल ईयर 1920 के लिए, वो असेसमेंट ईयर है फिनेंशियल ईयर 1920 के लिए, एंड वो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। वो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। सो असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एंड प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यूनियन लिस्ट कंटेंट एंट्री नंबर 82। अब यहां पे ध्यान दो, तीन लिस्ट होती है। लिस्ट वन इज अ यूनियन लिस्ट, उसको ही हम सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। लिस्ट टू इज अ स्टेट लिस्ट, लिस्ट थ्री इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट वन में मैटर्स दिए हुए होते हैं, जो एंट्रीज होती है, उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो लिस्ट टू में एंट्रीज लिखी हुई होती है, उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एंड जो एंट्रीज कॉन्करेंट लिस्ट मतलब लिस्ट थ्री में लिखी हुई होती है, उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट एंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट सेंट्रल अपने लेवल के ऊपर लॉ बनाएगी एंड स्टेट अपने लेवल के ऊपर लॉ बनाएगी। तो यहां पे लिस्ट वन जो सेंट्रल लिस्ट है, उसमें जो 82 नंबर की एंट्री है वो रिलेटिंग टू इनकम टैक्स है। इसका मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो यहां पे ये एंट्री नंबर 82 जो कि यूनियन लिस्ट है, लिस्ट वन, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। so this is your answer। next, डैश डैश इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम, इसमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है? देखो एचपी ये तो हेड ऑफ इनकम है, तो ये तो सही आंसर नहीं हुआ। सैलरी ये भी हेड ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन ये भी हेड ऑफ इनकम है। हाँ, लेकिन इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ये अलग हेड ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, ये इनकम टैक्सेबल होता है लेकिन आईएफओएस के अंडर होता है। ये इनकम टैक्सेबल होता है लेकिन आईएफओएस के अंडर होता है, लेकिन ये अलग हेड ऑफ इनकम नहीं है। देखो, आपके इनकम के सोर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो 5 हेड में ही कहीं ना कहीं पे टैक्सेबल हो जाएंगे। कौन से है हेड ऑफ इनकम 5? पहला तो है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, चौथा है कैपिटल गेन एंड पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ऐसा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इस नाम का कोई हेड नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये अलग हेड नहीं है। ये वाला इनकम टैक्सेबल होगा लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, इफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 267,888.34 इट शैल बी राउंडेड ऑफ 2। देखो यहाँ पे जितना भी आपका टोटल इनकम होता है या टैक्स पेबल होता है, वो इन द राउंडिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 में राउंडिंग ऑफ होता है। मतलब यहां पे ध्यान दो, अगर मेरा टोटल इनकम है 2,88,967, तो यहां पे राउंडिंग ऑफ होगा इस वाले साइड, मतलब 2,88,970। मेरा अगर टोटल इनकम है 2,88,964, वो लोअर साइड के ऊपर राउंडिंग ऑफ होगा, वो होगा 2,88,960। एंड मेरा टोटल इनकम अगर 2,88,965 है, तो अगेन वो हाइयर साइड के ऊपर राउंडिंग ऑफ होगा 2,88,970 एज पर सेक्शन 288A। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे
टोटल इनकम है पर्सन का 267,888.34, तो वो हाइयर साइड के ऊपर राउंडिंग ऑफ होगा, मतलब ही 267,890। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये तो पता ही आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज अ डायरेक्ट टैक्स, वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो असेसी अपने पॉकेट से पे करता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। नेक्स्ट, मिस्टर पंकज अ पार्टनर ऑफ पीकेजे इज असेसेबल एज इंडिविजुअल। देखो, पंकज पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनरशिप फर्म टैक्सेबल होगी, एंड उसके जो पार्टनर है वो एज ए इंडिविजुअल, उनके हाथ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां पे मिस्टर पंकज पार्टनर ऑफ पीकेजे इज असेसेबल एज इंडिविजुअल। नेक्स्ट, all assets are required to follow uniform previous year and that must be financial year। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले कैसे हुआ करता था, आपको जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कंसेप्ट फॉलो करना है आप कर सकते थे, लेकिन अब आपको यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कंसेप्ट फॉलो करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, calculate the amount of rebate under section 87A in case of resident individual having total income of 4,80,000। देखो, पहली बात तो रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट भी मिलता है। कितना मिलता है? लोअर ऑफ 12,500 और एक्चुअल टैक्स, लोअर ऑफ 12,500 और एक्चुअल टैक्स। तो यहाँ पे ये रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है, उसका टोटल इनकम है 4,80,000, तो इसको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा? देखो, 2.5 लाख तक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही है, तो यहाँ पे 4,08,000 माइनस 2.5 आप करोगे तो आई थिंक 2,30,000 के ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा, मतलब 11,500, एंड उतना रिबेट मिल जाएगा। तो दिस इज योर ए आंसर इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दो, ये एमसीक्यू ऐसा पूछा है, लेकिन अगर यहां पे मैं इंस्टेड ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल सिर्फ कहता हूं, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम, सिर्फ इंस्टेड ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर मैं नॉन रेसिडेंट करूंगा ना तो रिबेट नहीं मिलेगा, इवन दो टोटल इनकम 5 लाख से कम क्यों ना हो, क्योंकि रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है जिनका टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट नहीं मिलता, चाहे उनका इनकम कितना भी हो, 5 लाख से कम क्यों ना हो। तो इन दैट केस अगर यहाँ पे मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल की जगह नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल करूंगा ना तो आपका आंसर नील आ जाएगा, कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, in case of a foreign company with total income of more than 1 crore but less than 10 crore the surcharge leviable is at। पहली बात तो फॉरेन कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी के लिए फ्लैट 40% टैक्स रेट है, फ्लैट 40% टैक्स रेट है। फॉरेन कंपनी को अप टू 1 करोड़ कोई भी सरचार्ज नहीं है, फॉरेन कंपनी को अप टू 1 करोड़ कोई भी सरचार्ज नहीं है। फॉरेन कंपनी का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक अगर होता है तो उनको 2% का सरचार्ज लगता है, एंड फॉरेन कंपनी का इनकम 10 करोड़ से ज्यादा अगर होता है तो उनको 5% का सरचार्ज लगता है। तो इन दिस एमसीक्यू वो पूछ रहे हैं कि फॉरेन कंपनी का इनकम 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस 2% का सरचार्ज लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। Mr. Hari, a resident in India, received 11 lakh by way of dividend from Indian company. Such dividend is। अब यहां पे ध्यान दो, आपके अटेम्प्ट से इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। अगर पुराने वाला अटेम्प्ट होता तो उसमें डिविडेंड अप टू 10 लाख एग्जम्प्ट हुआ करता था, डिविडेंड अप टू 10 लाख एग्जम्प्ट हुआ करता था, एंड 10 लाख के बियॉन्ड वाला डिविडेंड 10% से टैक्सेबल हुआ करता था। ये तो पुरानी बात हो गई, जमाना बदल गया प्यारे, पुरानी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब चाहे आपको डिविडेंड कितना भी मिले वो आपके हाथ में नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहां पे अभी एज पर अमेंडमेंट ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा एट रेगुलर रेट। ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के ऊपर पूछ सकती है, ठीक है। अमेंडमेंट हुई है इसमें, अब डिविडेंड चाहे इंडियन कंपनी से मिले किनसे भी मिले
नॉर्मल रेट से आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ भी एग्जाम्पशन अब इसके ऊपर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, when the total income of individual exceeding rupees 50 lakhs, the surcharge is payable at। देखो पहली बात तो इंडिविजुअल की केस में सरचार्ज कितना लगता है, अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। आपका अगर टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 CR तक है तो 10% का सरचार्ज लगता है। आपका टोटल इनकम अगर 1 CR टू 2 CR है 15% का सरचार्ज लगता है। अगर आपका टोटल इनकम 2 CR टू 5 CR है 25% का सरचार्ज लगता है। एंड आपका अगर टोटल इनकम मोर देन 5 CR है तो 37% का सरचार्ज लगता है। अब यहां पे ध्यान दो, इन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअल एक्सीड रुपीज 50 लाख, इंडिविजुअल का इनकम है एक्सीड रुपीज 50 लाख, तो यहाँ पे 10% का सरचार्ज लगेगा। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब यहां पे ध्यान दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि हम आपको ऑनलाइन एग्जाम के साथ एक शीट भी देने वाले हैं जिसमें आप वर्किंग नोट लिख सकते हो, एजम्पशन लिख सकते हो, एंड वो भी आंसर का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप ये वाला एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ऐसा ही एज इट इज एमसीक्यू अगर एग्जाम में आता है तो मैं बता रहा हूं आपको यहां पे उस रफ पेपर के ऊपर, मतलब जो आपको मिलने वाला है उसके ऊपर एक नोट लिखनी पड़ेगी। इट इज एज्यूम दैट इनकम ऑफ दिस इंडिविजुअल इज एक्सीड 50 लाख बट बिलो 1 CR, तो ही ये वाला आंसर सही है 10% वाला। ठीक है, आपको नोट लिखनी पड़ेगी कि 50 लाख से ज्यादा तो है लेकिन 1 CR से कम है, ऐसा हम एज्यूम करके ये वाला आंसर लिख रहे हैं। क्योंकि 50 लाख से ज्यादा मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, वो भी 50 लाख से ज्यादा है। इन दैट केस 10% इज नॉट अ राइट आंसर। 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, इन दैट केस ऑल्सो 10% इज नॉट अ राइट आंसर। हाँ, 50 लाख से ज्यादा है एंड 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ तक है, इन दैट केस 10% इज द राइट आंसर। ये आपको शीट के ऊपर अलग से लिखना पड़ेगा एजम्पशन, तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। देखो 90% स्टूडेंट तो ये लिखेंगे ही नहीं, तो जो 10% स्टूडेंट ये लिखेंगे उनका एक अलग इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो आई विल सजेस्ट आप उस रफ शीट के ऊपर ऐसा एजम्पशन लिखो। जहां जहां पे जरूरी ना आपको लगता है ना एजम्पशन लिखना चाहिए वहां वहां पे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट। या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, मतलब क्लैरिफाई करना है ये वाला पॉइंट, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, वो एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता ऐसा समझ के आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ बताना है एग्जामिनर को। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। देखो 7 नंबर के पर्सन होते हैं, 7 टाइप के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव 80 इज ₹5 लाख। ठीक है, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 से ज्यादा होती है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की है। नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज। मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR, ये होता क्या है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात को। MMR मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स लग सकता है उसको बोला जाता है MMR। देखो यहां पे 30% का टैक्स रेट है, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो, प्लस ज्यादा से ज्यादा 37% का सरचार्ज भी लग सकता है 5 करोड़ से ज्यादा इनकम होगा तो, प्लस 4% का आपका HEC भी आएगा, तो ये आपका हो जाएगा MMR। तो ये आपका होगा 30 प्लस 37% प्लस 4% HEC, मतलब 42.744%। दिस इज योर मैक्सिमम मार्जिनल रेट। नेक्स्ट, अब ये MMR कहां पे यूज होता है, अभी इंटर में आपको इतना डिटेल में नहीं है, वो फाइनल में है MMR कहां पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन बी क्लेम बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये तो बात मैंने पहले ही बताई है, रिबेट मिलता है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है, एंड वो भी ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिनका टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। कितना मिलता है, लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स और 12,500। आई होप इट्स क्लियर। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये पढ़ने जैसा पॉइंट है, आप पढ़ो।
डोमेस्टिक कंपनी मीन, अब यहां पे ध्यान दो, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन जो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उन्होंने डिविडेंड पे करने का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में किया है, उसको भी डोमेस्टिक कंपनी ही बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी में दो कंपनीज आएगी, इंडियन कंपनी ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी जो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उन्होंने डिविडेंड से रिलेटेड डिक्लेरेशन या पेमेंट से रिलेटेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में किया है, तो उसको भी डोमेस्टिक कंपनी बोला जाएगा। सर क्या फर्क पड़ेगा डोमेस्टिक कंपनी है? अरे डोमेस्टिक कंपनी को 30% के टैक्स रेट है, फॉरेन कंपनी को 40% के टैक्स रेट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी मीन सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी तो है ही, लेकिन बाकी वाली कंपनी जिन्होंने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट रिलेटिंग टू डिविडेंड इंडिया में किया है, उसको भी डोमेस्टिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा तो उनको भी 30% का टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। प्लस अगर उसी कंपनी का 18-19 में अप टू 400 करोड़ टर्नओवर होगा तो इंस्टेड ऑफ 30% उनको 25% का टैक्स रेट लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइट आंसर मतलब Indian company and foreign company which has made a prescribed arrangement for declaration and payment dividend in India out of income chargeable to tax in India. This is right answer. Only Indian company is not a right answer. Both Indian and foreign company having a branch in India, this is also not a right answer. Branch foreign company का India में होने से वो domestic company नहीं बनती। Next, both Indian and foreign company having business connection in India, this is also not right answer. ठीक है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होने से, फॉरेन कंपनी का बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होने से वो फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं बनती। हाँ, ऐसी फॉरेन कंपनी जिन्होंने रिलेटिंग टू डिविडेंड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में किया है, ऐसी वाली फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। प्लस इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट असेसी, कौन सा असेसी है ये? नॉन रेसिडेंट असेसी। Who is the age of 60 years or more, जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है, मतलब वो सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट एसएससी होगा, ठीक है। बट लेस देन 80 years, मतलब वो सीनियर सिटीजन होगा, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं होगा। उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितने का है आपको पूछ रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो जो 2.5, 3 लाख, 5 लाख के जो स्लैब रेट है अलग अलग, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल चाहे 100 साल का क्यों ना हो, उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख का ही मिलेगा। आपको अभी तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखते हो तब आप कंफ्यूज होते हो। बाद में सोचो यार मुझे ये तो पता था लेकिन मैं ऐसे लिख के आया क्योंकि ठीक से क्वेश्चन को देखा नहीं। तो बात समझो ठीक से, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 का ही मिलेगा। तो 3 लाख इज नॉट अ राइट आंसर, 5 लाख इज नॉट अ राइट आंसर, नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये तो पूरा का पूरा गलत है। 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो बिलो 60 हो, उनको 2,50,000 का ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, in case of domestic company whose gross receipt for 18-19 is 76 crore, the tax rate is applicable। पहली बात तो डोमेस्टिक कंपनी का ध्यान से सोचो। अब यहां पे ध्यान दो, एक और आपको बात बता देता हूं मैं, ठीक है, एक सीक्रेट बता देता हूं। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो आप जब एग्जाम में जाते हो आपके माइंड में बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डीटी की बात करूं, डीटी का एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हो, आपके माइंड में बेसिक कंसेप्ट भी है, आपके माइंड में रेसिडेंशियल स्टेटस भी है, आपके माइंड में सेट ऑफ भी है, आपके माइंड में डिडक्शन भी है, आपके माइंड में टीडीएस टीसीएस भी है, वो कम था इसलिए आपके माइंड में पीजीवीपी भी है, कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, क्लबिंग भी है, एडवांस टैक्स भी है, एग्रीकल्चरल इनकम भी है, रिटर्न फाइलिंग भी है। खिचड़ी है आपके माइंड में पूरी की पूरी जब आप एग्जाम सेंटर जाते हो तब। लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, आपका पूरा का पूरा माइंड सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर जाना चाहिए जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी का क्वेश्चन अगर आया है तो सिर्फ पीजीबीपी के यहां पे ही आपका माइंड जाना चाहिए। तब कैपिटल गेन की प्रोविजन क्या सोचती है? इररिलेवेंट।
तब रिटर्न फाइलिंग क्या बोल रहा है, इररिलेवेंट। आपका माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे जाना चाहिए, एंड अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, तो मुझे बात पता है। डर किस बात का होता है, यार इतना सारा याद नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, कैसे याद आएगा। अरे नहीं, ठीक से आपने पढ़ा है ना, वहां पे जब आप जाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ोगे, आपने वो टॉपिक ठीक से किया होगा, वो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस टॉपिक के ऊपर आएगा, एंड वो प्रोविजन आपको याद भी आएगी। तो यहां पे डोमेस्टिक कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली बात तो डोमेस्टिक कंपनी टैक्स रेट क्या है, वैसे तो 30% है। सरचार्ज कितना लगता है, अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ टू 10 करोड़ है 7% का सरचार्ज, अबाउट 10 करोड़ इनकम है 12% का सरचार्ज। लेकिन एक और बात कहीं ना कहीं हमने पढ़ी थी, डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होता है ना, तो 30% का टैक्स रेट नहीं लगता, 25% का टैक्स रेट लगता है। तो यहां पे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 18-19 में है 76 करोड़ ग्रॉस रिसीट, मतलब ही टर्नओवर, इसका मतलब 400 करोड़ से नीचे है, तो यहां पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 25%। देखो वो शोले का डायलॉग याद रखो, जो डर गया समझो वो मर गया। ठीक है, डरना नहीं है, जितना भी सिलेबस होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने ठीक से पढ़ाई की है, मेरा अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, आप पास ही होने वाले हो 100%, प्रोवाइडर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो। नेक्स्ट, where the total income of artificial judicial person is 3,10,000, the income tax payable is rupees dash dash and surcharge payable is dash dash। देखो यहां पे अगेन माइंड कहां पे जाना चाहिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए टैक्स रेट क्या है, तो उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2,50,000, उनके लिए एक ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2,50,000 का। तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से तो ज्यादा है इनकम ये, तो ऊपर वाले 60,000 के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है। तो यहां पे टैक्स तो कितना आएगा, 60,000 इंटू 5%, 3,000, एंड यहां पे सरचार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज लगने इतना इनकम नहीं है। तो यहां पे ए इज अ राइट आंसर। अब यहां पे एक और बात, सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, नोट में लिखना है दिस टैक्स इज एक्सक्लूडिंग एचईसी। एचईसी नहीं है इस ऑप्शन में कहीं पे भी। ठीक है, एचईसी भी इसमें ऐड करूं तो वो टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, वो ऑप्शन आपका मैच ही नहीं होगा। 3,000 प्लस 4% एचईसी भी लगेगा। ठीक है, तो वो नोट में लिखना है जो आपको शीट मिलेगी उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, फिलहाल जब तक इंस्टीट्यूट नया नोटिफिकेशन नहीं देता तब तक मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम है एंड उसके साथ आपको वो शीट भी देने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। कल ऐसा भी हो सकता है कोई नया नोटिफिकेशन आए, तो जो मैं अभी बता रहा हूं वो तो रिडक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a non-resident individual having taxable income in India 2,50,000 shall be allowed rebate under section 87 ए नील। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट नहीं मिलता, रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है जिनका टोटल इनकम अप टू 5 लाख होता है। घुमा घुमा के वही बात आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब तो ये मैकेनिकल हो गया। नेक्स्ट, एवरी पर्सन इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी। देखो, सॉरी, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी। देखो, असेसी कोई ना कोई पर्सन ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं हर पर्सन असेसी हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हर किंग कॉन्ग मंकी होता है, हर किंग कॉन्ग मंकी होता है, लेकिन हर मंकी किंग कॉन्ग नहीं होता। हर किंग कॉन्ग मंकी होता है, लेकिन हर मंकी किंग कॉन्ग नहीं होता। वैसे ही असेसी तो पर्सन ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पर्सन असेसी हो, क्योंकि असेसी की डेफिनेशन क्या बोलती है, हु इज लायबल टू पे टैक्स इज असेसी, डीम्ड टू बी असेसी इज असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेसी। लेकिन मैं पर्सन हूं, कोई डाउट है, पर्सन हूं मैं,
हाँ, लेकिन मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हूं, मैं डीम टू बी एसएससी भी नहीं हूं, मैं एसएससी इन डिफॉल्ट भी नहीं हूं। क्या मैं एसएससी हूं? क्या आंसर है नहीं। लेकिन क्या मैं पर्सन हूं? क्या आंसर है यस, मैं इंडिविजुअल तो हूं ही ना। तो एवरी एसएससी इज अ पर्सन, लेकिन जरूरी नहीं कि एवरी पर्सन इज एसएससी। वो आप लॉ में पढ़ते हो ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ अगर है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। सेम बात है यहां पे, ठीक है। एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, ठीक है। तो एवरी पर्सन इज ऑल्सो एसएससी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल ऑलवेज एसएससी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एचयूएफ ऑलवेज एसएससी, गलत स्टेटमेंट है। बी इज द राइट आंसर, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन। नेक्स्ट, fill in the blanks. The total income so computed shall be rounded off nearest multiple of this 10। जो कुछ भी आपका टोटल इनकम है वो 10 के मल्टीपल में आपको राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। 5 लास्ट वाला डिजिट 5 के नीचे है तो यहां पे लोएस्ट साइड के ऊपर राउंडिंग ऑफ होगा। 5 या उसके ऊपर है तो मतलब लार्जेस्ट साइड के ऊपर वो राउंडिंग ऑफ होगा। नेक्स्ट, rebate under section 87 is available if total income of a resident individual does not exceed 5 lakh, ठीक है। नेक्स्ट, a foreign company is liable to surcharge at 5% if the total income exceeds 10 करोड़। फॉरेन कंपनी को 10 करोड़ के ऊपर अगर उनका टोटल इनकम है तो 5% का सरचार्ज लगता है। डैश डैश मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट, अब ये आप देख लो, मैच द पेयर वगैरह। दूसरे टॉपिक के हम एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड ये एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते हम इसकी प्रोविजन भी पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन, देखो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर ये डिटरमाइन होगा कि आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होने वाला है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसके अनुसार ये डिसाइड होगा कि आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होने वाला है। मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल या तो आरओआर हो सकता है, इंडिविजुअल या तो आरएनआर हो सकता है, इंडिविजुअल या तो एनआर हो सकता है। आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, आरएनआर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट। आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं, एनआर के हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होते हैं। आरएनआर के हाथ में इंडियन इनकम प्लस सम फॉरेन इनकम टैक्सेबल होते हैं। सम फॉरेन इनकम मतलब क्या, ऐसे एंट्री से मिल रहा है जिनका सोर्स इंडिया से है या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो ही वो आरएनआर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होने वाला है ये डिसाइड कहां से होता है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उससे। तो यहां पे द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। एकोमोडेशन ऑफ असेसी, सिटीजनशिप क्या है आपकी, इररिलेवेंट है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, इररिलेवेंट है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, दैट इज ओनली रिलेवेंट कि आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होने वाला है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, income accruing in Sri Lanka and received there is taxable in India in case of, देखो एक कोई इनकम है श्रीलंका में ही एक्रू हुआ, श्रीलंका में ही रिसीव हुआ, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं, तो ये वाला इनकम आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा, आरएनओआर एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एंड ये सम फॉरेन इनकम का भी पार्ट नहीं है, तो ये आरएनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट,
अ पर्सन इज सेड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किसी भी पर्सन को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बोला जाता है? चाहे उसके पेरेंट, चाहे उसके ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो तो उस पर्सन को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। अगेन आई रिपीट, चाहे वो पर्सन खुद मतलब इंडिविजुअल खुद, उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये मिला के जो इंडिया था उस इंडिया में पैदा हुए हैं। कौन? चाहे वो पर्सन, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे पर्सन को बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे ही और आइदर हिज पेरेंट्स, रॉन्ग आंसर। ग्रैंड पेरेंट्स भी है तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। ही और आइदर ऑफ हिज सिबलिंग्स, अगेन रॉन्ग आंसर। ही वॉज बोर्न इन इंडिया, अगेन रॉन्ग आंसर। He or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India, उसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट, an individual is said to be resident in India in the previous year in which February month has a 29 days if he is in India in that year for a period of 182 days or more। अब यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? आप 182 डेज और मोर इन इंडिया होने चाहिए। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि लीप ईयर में फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो इन दैट केस फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या होगी? तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 182 की जगह 183 नहीं देखा जाएगा, फेब्रुआरी में 29 डेज है इसलिए। देखो, वो आपको फेसबुक व्हाट्सएप के डीपी दिखा के गुमराह करेंगे, आप आधार कार्ड फोटो के ऊपर बनाए रहना। कुछ भी पूछने दो, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। फेब्रुआरी में 29 डेज हो या फेब्रुआरी में 28 डेज हो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन वही रहेगी, 182 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहां पे 182 डेज और मोर इज द राइट आंसर, 183 डेज और मोर, 70 और मोर, 150 और मोर, सारे के सारे गलत आंसर है। सही आंसर अगर आपको पता हो ना, वो गलत अपने आप ही पता चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में इनकम रिसीव क्या है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। देखो, इनकम इंडिया में रिसीव क्या, इसका मतलब वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम मतलब क्या? या तो एक्टिव इन इंडिया होना चाहिए या तो रिसीव इन इंडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे रिसीव इन इंडिया है, इसका मतलब ये इंडियन इनकम है। एंड मैंने क्या बोला? इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे ऑल असेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आप बोलोगे सर वो तो पीला तो आप तो वैसे भी बता रहे हो। अरे नहीं, मैं इसके रिलेटेड उससे कंसेप्ट भी बता रहा हूं, सिर्फ नहीं ये पीला वाला बता के नहीं छोड़ रहा हूं। उसका कंसेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। एंड जैसे मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको याद आ जाएगा, हाँ यार ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। टोटल कितना इनकम टैक्सेबल होने वाला है, ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा या इंडियन प्लस फॉरेन भी टैक्सेबल होगा। सिटीजनशिप वगैरह बाकी सब कुछ इररिलेवेंट है, वो बाकी वाली टर्म्स तो देखना ही नहीं है। इंडिया में आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होने वाला है, इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस ही देखा जाएगा। फाइनल में एडमिशन लेनी है ना, आपका इंटर क्लियर है क्या, वही देखा जाएगा। नहीं सर मैंने तो 10th में 97% लाए थे, 12th में मैंने 93%, अरे ऑल इज इररिलेवेंट। 12th में आपने 45% क्यों ना लाए हो, ये में इंटर क्लियर है तो ही सीए में फाइनल में एडमिशन मिलेगा। सेम यहाँ पे बाकी सारी की सारी कंसेप्ट इररिलेवेंट है। सिटीजन कौन सा है, सिंगल है या मैरिज हुआ है,
मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑल आर इररिलेवेंट। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि उसके हाथ में कौन से इनकम टैक्सेबल होने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट, salary payable for the rest period or leave period which is preceded and succeeded by the period during which service rendered in India and forms part of service contract of employment। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या बकवास लिखी है मुझे भी नहीं समझ में आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया, रेंडर्ड इन इंडिया, उसने जो कुछ भी सर्विस दी वो इंडिया में दी। अब इंडिया में सर्विस दी मतलब इनकम एक्रूड फ्रॉम इंडिया। इनकम एक्रूड फ्रॉम इंडिया मतलब भी वो इंडियन इनकम है, एंड इंडियन इनकम है तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपका आंसर है डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। जो भी इनकम इंडिया में एक्रू होता है उसको इंडियन इनकम बोला जाता है। एक सेक्शन 9 बोलता है, उसमें उन्होंने कुछ कंसेप्ट दी है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया किन किन को बोला जाएगा। उनमें एक और ये बात है कि अगर आपको इंडिया से सैलरी मिल रही है उसको डीम टू बी अराइज इन इंडिया बोला जाएगा। आपको इंडिया से असेट से रिलेटेड कोई गेन हो रहा है, डीम टू बी अराइज इन इंडिया बोला जाएगा। इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है उससे रिलेटेड आपको इनकम हो रहा है, चाहे आप कोई भी हो, उसको डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया बोला जाएगा। लेकिन यहां पे कॉमन सेंस से ही आप इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशनल, ये कौन है इंडिविजुअल, फॉरेन नेशनल है। ठीक है, केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है इस साल में। फॉरेन नेशनल है क्योंकि कोई फॉरेन का बंदा है, इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है। इसका ही मतलब ये आपको बताने जा रहे हैं इसके पहले वो इंडिया में कभी भी नहीं आया है। ऑन 1/1/21 कब आया वो, 1 जनवरी 21 को आया, फॉर 200 डेज। His residential status for the previous year 2021 is, गारंटी के साथ बता सकता हूं 95% स्टूडेंट इसका आंसर गलत करने वाले हैं। कैसे 200 डेज देखा, अरे 182 डेज और मोर, ये तो रेसिडेंट तो है ही, फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अरे नहीं, 182 डेज और मोर वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। मैं अगर प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 2021 में वो जैन, फेब, मार्च, कितने दिन है, जैन के 31, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 31, इतने ही दिन वो इंडिया में है। सेकेंड बेसिक कंडीशन तो चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 365 डेज और मोर वो पिछले 4 साल इंडिया में होना चाहिए, लेकिन वो तो फर्स्ट टाइम आया है। एंड फर्स्ट कंडीशन आप बेसिक कंडीशन चेक करने जाओगे, इतने ही दिन है वो इंडिया में, 31 + 28 + 31, तो ये एसएससी कहलाएगा नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2020। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे 200 डेज देखेंगे, हाँ वो अगर 1 अप्रैल को आता एंड 200 डेज होता तो वो रेसिडेंट होता, वो भी RN होता, क्योंकि एडिशनल कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है। देखो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा सकते हैं, कंसेप्ट के ऊपर बने रहना है। इसी एमसीक्यू को चेंज करके मैं और 10 एमसीक्यू बना सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है आपकी, चाहे एक एमसीक्यू सॉल्व करो, चाहे 10 करो, चाहे 100 करो, कंसेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, चाहे कैसे भी घुमा के पूछे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं तो 1000 एमसीक्यू सॉल्व करके आप करोगे क्या? तो फोकस ऑन ओनली कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ पे गलती हो सकती है, वो 1 जनवरी 21 को आया है, मतलब प्रीवियस ईयर एंड होने के पहले 3 मंथ्स वो इंडिया में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो आपका हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसका इनकम आप आउटसाइड इंडिया ही रिसीव कर रहे हो,
वो ROR के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि ROR के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ROR। हाँ, लेकिन अगेन यहाँ पे नोट लिखनी पड़ेगी। इट इज एज्यूम दैट इनकम इज रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन आप इनकम इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तो वो तो इंडियन इनकम बन जाएगी। एंड इंडियन इनकम बन जाएगी तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये आंसर कब सही है? हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उससे रिलेटेड इनकम भी आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हो रहा है, तो सिर्फ ROR के हाथ में टैक्सेबल होगा, बाकी वालों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप नोट में आपको लिखना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया। आई होप इट क्लियर। नेक्स्ट, when Mr. Balu paid royalty to Dr. Peter of Sweden for use of know-how in India। देखो, आपको मतलब किसी भी नॉन रेसिडेंट को इंडिया से रॉयल्टी का इनकम मिलता है, एंड वो रॉयल्टी का यूज कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, तो उसको भी इंडियन इनकम बोला जाता है, उसको भी एक्रूइंग इन इंडिया ही बोला जाता है। नेक्स्ट, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना आपको, तो जो कुछ भी इंडिया से जनरेट हो रहा है ना, वो 99.99% केसेस में इंडियन इनकम ही होगा। चाहे वो टेक्निकल फीस हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट से आपको कुछ मिल रहा हो, इंडिया से जनरेट हो रहा है ना इंडियन इनकम। वो बाकी थेरी आप पढ़ के बैठो, डीम टू बी एक्यूरेट रिसीव्ड इन इंडिया, उलझते बैठो। मैं तो सिंपल बोलूंगा जैसा मैं पढ़ता था। ठीक है, नेक्स्ट, मिस ज्योति जिनकी एज है 23, गॉट मैरिड, शादी हुई उनकी, अच्छी बात है, एंड उन्होंने इंडिया छोड़ा, लेफ्ट इंडिया टू ज्वाइन हर हस्बैंड इन द यूनाइटेड किंगडम। यूके में वो जा रही है ऑन 10/6/2020। शी हैड नेवर लेफ्ट इंडिया अर्लियर। हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पे 95% स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर सकते हैं। देखो, पहली बेसिक कंडीशन बोलती है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कि आप 182 डेज और मोर इन इंडिया होने चाहिए। वो भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको दूसरी बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ये दोनों बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ती है, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, ये डिटरमाइन करने के लिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आप फुलफिल करते हो, आप कहलाते हो रेसिडेंट। आप दोनों भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, आप कहलाते हो नॉन रेसिडेंट। बात यहां तक नहीं रुकती, 2 एक्सेप्शन है। इन दैट केस आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है टू डिटरमाइन वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो पहला एक्सेप्शन क्या था उसमें से? इंडियन citizen leaves India for the purpose of employment or become a crew member of Indian ship। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनने के लिए इंडिया छोड़ रहे हो, तो आपकी सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक की जाएगी 182 डेज और मोर वाली। आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो ये डिटरमाइन करने के लिए। इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड। अब यहां पे ध्यान दो, ज्योति गॉट मैरिड एंड लेफ्ट इंडिया टू ज्वाइन हर हस्बैंड इन द यूके ऑन 10/6/2020। वो 10/6/2020 को इंडिया छोड़ के जा रही है। क्यों जा रही है? उसकी शादी हुई, हस्बैंड यूके का है, इसलिए जा रही है। वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं जा रही है, वो इंडियन शिप की क्रू मेंबर बनने के लिए इंडिया नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब ये एक्सेप्शन वाली केस नहीं है। इसका ही मतलब यहां पे सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी है, ज्योति रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए आपको दोनों भी बेसिक कंडीशन चेक करनी है।
फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं, क्योंकि 182 डेज से कम ही है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अप्रैल में एंड जून के 10 तारीख को तो वो चली गई, इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे बेसिक हमें दूसरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। तो यहां पे देखते हैं वो इस साल में इंडिया कितने दिन थी। अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज एंड जून के 10 डेज। इसका ही मतलब वो इस साल में 60 डेज और मोर थी एंड वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ रही है। इसका मतलब इसके पहले वो इंडिया में ही थी। पिछले 4 साल के 365 डेज क्या, अरे वो तो हर साल के 365 डेज इंडिया में थी। इसका मतलब वो सेकंड बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, प्लस दोनों भी एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर रही है, क्योंकि इंडिया ही वो फर्स्ट टाइम छोड़ रही है। वो पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 टाइम क्या रहे, पिछले 10 के 10 साल वो रेसिडेंट थी। वो पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर होनी चाहिए, वो तो पिछले 7 साल में 365 डेज ही थी। तो यहां पे ये कहलाएगी ROR, सेकेंड बेसिक कंडीशन वो फुलफिल कर रही है, प्लस दोनों भी एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल कर रही है। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट कैसी क्लियर है, अगर इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बनने के लिए वो इंडिया छोड़ रहा है, तो ही फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक की जाती है। अदरवाइज दोनों भी बेसिक कंडीशन चेक की जाती है। स्टडी पर्पस के लिए इंडिया छोड़ रहा है कोई, दोनों भी बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी। मैरिज हो गई वहां इसलिए इंडिया छोड़ रहा है, दोनों भी बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी। I hope it's clear. Next. A Hindu undivided family is said to be resident in India if, देखो HUF रेसिडेंट कब मानी जाती है। देखो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए, HUF रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट देखना पड़ता है। HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली इन इंडिया है तो HUF रेसिडेंट कहलाएगी। HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट होल्ली आउटसाइड इंडिया है तो HUF नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। होल्ली और पार्टली भी इन इंडिया होगा तो भी HUF रेसिडेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट, an Indian citizen leaving India during the previous year for purpose of for employment purpose is said to be resident if an Indian citizen leaving India during the previous year for employment purpose, Indian citizen employment purpose के लिए इंडिया छोड़ रहा है, उसकी सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक की जाएगी। सो he is in India in the previous year for more than 182 days or more। तो यहाँ पे अगर 182 डेज और मोर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली NR कहलाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इज, देखो यहाँ पे ROR के कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होंगे इन इंडिया। देखो ROR के तो सभी इनकम टैक्सेबल होते हैं इंडिया में, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली, ये तो इंडियन इनकम है, ये तो होगा ही होगा। बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क ब्रांच, ये फॉरेन इनकम है, लेकिन ROR के हाथ में तो सारे के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंडन, ये भी फॉरेन इनकम है, लेकिन ROR के हाथ में सारे के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 15 नंबर, इफ सैंडी हैज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 180 डेज, सैंडी इंडिया में 180 डेज के लिए है 2021 में, एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 years immediately preceding the current previous year,
and he has stayed in India for 365 days in all in the 4 years immediately preceding the current previous year and for 20 days in all in the 7 years immediately preceding the current previous year. His residential status for the FY 21-22 would be. बाप रे, पहली बात तो सैंडी है जो कि 2021 में 181 डेज इंडिया में रहा है। इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो वो फुलफिल नहीं कर रहा है 182 डेज और मोर वाली। हाँ, लेकिन दूसरी बेसिक कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, 60 डेज और मोर तो है, 181 डेज है इसका मतलब। एंड दूसरा वो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 4 साल में वो 365 डेज और मोर भी है। इसका ही मतलब ये सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये माना जाएगा रेसिडेंट। लेकिन इसी क्वेश्चन में वो ये भी बता रहे हैं कि वो दोनों भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वो पिछले 10 साल में 9 टाइम्स नॉन रेसिडेंट है। इसका मतलब 1 टाइम ही रेसिडेंट है पिछले 10 साल में। इसका मतलब वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर आप एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते आप बोले जाओगे RNOR। इसका मतलब यहां पे सेकेंड बेसिक प्लस नो एडिशनल, तो ये हो जाएगा RNOR। ये आपको रफ शीट के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो केस लॉस टाइप क्वेश्चन है ये आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है एग्जाम में। ठीक है, देखो उनको थोड़ा सा भी अगर पेपर टफ बनाना हो, बीकॉम जैसा तो पेपर वो बनाएंगे नहीं। ठीक है, उनको भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो अगर उनको थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनाने हो ना तो वो ऐसे केस लॉस टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिनकी कंसेप्ट क्लियर है, इधर उधर देखे तो नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट। हर्ष वॉज एम्प्लॉयड इन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हर्ष हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करता था। He received salary of 40,000 per month from 1/4/20 to 27/19, sorry 27/9/20। उन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में 40,000 पर मंथ से सैलरी कमाई 1 अप्रैल 20 से लेके 27 सितंबर 20 तक। मतलब अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ की सैलरी उन्होंने इंडिया में कमाई। मतलब ये इंडियन इनकम है 6 मंथ का। नेक्स्ट, he resigned and left for Dubai for the first time on 1/10/20। उसके बाद में उन्होंने वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंडिया की कंपनी छोड़ दी, रिजाइन किया एंड वो दुबई के लिए निकल पड़ा। फर्स्ट टाइम जा रहा है वो दुबई, कब? 1 अक्टूबर 20 को। एंड गॉट सैलरी ऑफ रुपीज इक्विवेलेंट ऑफ रुपीज 80,000 पर मंथ फ्रॉम 1/10/20 टू 31/3/21। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब ये वाला जो असिसी है हर्ष, वो 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक इंडिया में काम करता था एंड 1 अक्टूबर को वो इंडिया छोड़ रहा है, दुबई जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। ऐसा आपको डायरेक्टली बताया नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। दुबई जा रहा है वो एंड वहां पे वो सैलरी कमा रहा है, इसका ही मतलब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड वो भी फर्स्ट टाइम जा रहा है इंडिया छोड़ के। इसका मतलब इसके पहले तो वो इंडिया में ही था। पहली बात दिमाग में ये आना चाहिए, यहां पे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए मुझे फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी, 182 डेज और मोर वन। एंड एडिशनल कंडीशन तो वो बाय डिफॉल्ट फुलफिल कर रहा होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही इंडिया छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में यही देखना है क्या वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा ना तो वो एडिशनल कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट वो फुलफिल कर रहा है, तो वो ROR कहलाएगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है वो डायरेक्टली NR कहलाएगा। तो यहां पे
अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 एंड अक्टूबर वो फर्स्ट को गया, वो भी दिन काउंट होगा। तो यहाँ पे 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 1, वो 184 डेज है इंडिया में। इसका ही मतलब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एंड दो एडिशनल तो बाय डिफॉल्ट कर ही रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ रहा है। इसका ही मतलब ये वाला असेसी हर्ष ROR कहलाएगा, एंड अगर ROR कहलाएगा तो इसके हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब जो दुबई में भी उसको सैलरी मिल रही है वो भी उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पे उसके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा वो सवाल है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये तो टैक्सेबल होने ही वाला है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होने वाला, दुबई में जो सैलरी कमा रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एंड इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड इन इंडिया, डी इनकम रिसीव्ड इन दुबई, ये दोनों भी गलत है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई दोनों भी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। Income earned from a contract negotiated by agent in India in the name of non-resident but approved by such non-resident। अब यहाँ पे ध्यान दो, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में एजेंट रख के उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके इनकम कमाता है तो उसको भी एक्रू इनकम इन इंडिया ही बोला जाता है। तो यहाँ पे बी टैक्सेबल इन इंडिया, एज सच इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो आप कोई एजेंट अपॉइंट, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में एजेंट अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहां से इनकम कमा रहा है, तो उसको भी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया ही बोला जाएगा एज पर सेक्शन 9। मेरी क्वेश्चन है, ये आप मैनेज कर लोगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ कंपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन केस ऑफ अ कंपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सच कंपनी इज रेसिडेंट। देखो रेसिडेंट है तो दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं, तो अगर कंपनी रेसिडेंट है दुनिया के सारे इनकम कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है कि वो असेसी रेसिडेंट है, ROR है, NR है कि RNOR है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है। एंड ऐसा भी हो सकता है मैं इस प्रीवियस ईयर में ROR हूं, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मैं NR हूंगा, उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मैं RNOR हूं, उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मैं NR हूं। तो ऐसा हर प्रीवियस ईयर में मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस अलग से डिटरमाइन किया जाएगा। देखो जो इंडिया में ही रहते हैं उनका तो रेसिडेंशियल स्टेटस फिक्स है, ROR। जो इंडिया छोड़ते हैं, आते हैं, छोड़ते आते हैं, उनके लिए वो हर साल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, डैश डैश कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट, in case of Indian citizen who lives in India during the previous year for the employment outside India 60 days shall be substituted by 182 days। अब यहां पे ध्यान दो, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक की जाती है 182 डेज और मोर वाली, सिंपल। बाकी ये आप मैनेज कर लोगे। तो ये दो टॉपिक के MCQ तो मैंने डिस्कस किए। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक।
थर्ड टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। A person who acquires any right under section 269 UAF in or with respect to any building or a part thereof by way of lease agreement for a period dash dash is deemed as the owner of that building or a part thereof। मुझे भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन पढ़ते टाइम। हाँ, लेकिन यहाँ पे डीम एज द ओनर ऐसी कुछ तो कंसेप्ट आ रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डीम ओनर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन डीम ओनर से रिलेटेड है। क्या हो रहा है ये? ठीक है। अब ये डीम ओनर, ये आपको एमसीक्यू अगर सॉल्व करना हो ना तो आपको डीम ओनर कौन कौन सी केस में किस चीज को समझा जाता है ये पता होना जरूरी है। अगर आप आपके स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, डीम ओनर ट्रांसफर बोला जाता है, पहली बात तो। अगर आप अपने माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन या विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो ट्रांसफरर क्या बोला जाता है? डीम ओनर। तीसरी बात हमने देखी थी कि अगर आप आपकी प्रॉपर्टी लीज के ऊपर दे रहे हो, लीज होनी चाहिए 12 ईयर और मोर, 12 ईयर और मोर, तो लेसी डीम ओनर माना जाता है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो यहां पे ये पूछ रहे हैं कि a person who acquires any right under section 269 UA in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a period not less than 12 years। मतलब ये क्या? मैं अगर कोई प्रॉपर्टी लीज के ऊपर ले रहा हूं नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब ये 12 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए। अपोजिट सोचो, 12 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए ले रहा हूं तो लेसी यहां पे डीम ओनर माना जाएगा। सिंपल है। तो कितने पीरियड के लिए मैं लूंगा तो मैं डीम ओनर माना जाऊंगा? मतलब मैं अगर लेसी हूं ऐसा एज्यूम करके मैं बता रहा हूं तो मैं नॉट लेस देन 12 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी लूंगा, मतलब 12 ईयर्स और मोर के लिए लूंगा तो मैं डीम ओनर माना जाऊंगा। तो यहां पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए मैं प्रॉपर्टी लीज के ऊपर लेता हूं तो जो प्रॉपर्टी लीज के ऊपर ले रहा है मतलब ही लेसी डीम ओनर माना जाता है। नेक्स्ट, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज सच इज। देखो यहां पे 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है एसओपी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दूसरी होती है डीएलओपी जिसको हम बोलते हैं डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, तीसरी होती है एलओपी मतलब ही लेट आउट प्रॉपर्टी। अब यहां पे ध्यान दो, लेट आउट प्रॉपर्टी की जीएवी आप कंप्यूट करोगे हाइयर लोअर हाइयर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, दैट अमाउंट एसआर whichever is lower, that amount and actual rent whichever is higher, that is your GAV for let out property। लेकिन आपके पास जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टीज, आपके पास जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उसमें से कोई भी 2 एसओपी की जीएवी आप नील ले सकते हो एंड 2 छोड़ के बाकी वाली प्रॉपर्टीज आपको डीम लेट आउट बोल के टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहां पे जो कुछ भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपके पास है 2 प्रॉपर्टी की जीएवी नील रहेगी। अगर जीएवी नील तो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब एनएवी भी आपकी नील रहेगी। ठीक है, तो एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज नील। 2 एसओपी आप जीएवी नील दिखा सकते हो। तो अगर जीएवी नील दिखाओगे तो एनएवी भी नील ही आएगी। तो आपको एसओपी की एनएवी क्या रहेगी ये पूछ रहे हैं, तो एसओपी की एनएवी नील ही आएगी। नेक्स्ट, 1 out of the following house property is not exempt। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये एग्जम्प्ट होती है, हाउस प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्ट होती है, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रूलर ये भी एग्जम्प्ट होती है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ ओन बिजनेस ऑफ टेनेंट। देखो आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की एंड टेनेंट उसके ऊपर बिजनेस कर रहा है
वो तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम एचपी बन जाएगा, वो तो आपके हाथ में एग्जाम नहीं होगा। आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपने किसी को लेट आउट की है एंड आपका टेनेंट उसके ऊपर बिजनेस कर रहा है, तो आपके हाथ में वो तो इनकम फ्रॉम एचपी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है एंड वो अपने रेंट के ऊपर दी है एंड आप वहां पे ही रेंट रिसीव कर रहे हो, तो आरओआर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज 30% ऑफ एनएवी। देखो 24A का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउएबल। देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जितना भी आपने पे किया है वो आपको एक्यूमुलेट करना है, एंड जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो यहां पे जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, उसको एक्यूमुलेट करके आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। सो D1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग असेसीज कैन कंसीडर हाउस प्रॉपर्टी एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। इंडिविजुअल एचयूएफ अपनी 2 हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी नील दिखा सकते हैं एंड उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, for the purpose of claiming higher deduction under section 24B while computing income from self occupied property, assess is required to take। अब यहां पे ध्यान दो, एसओपी जैसे मैंने आपको कहा कि आप 2 एसओपी की जीएवी नील दिखा सकते हो एंड इसके अगेंस्ट में आपको एक ही डिडक्शन अलाउड होता है, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एंड वो भी आपको लिमिटेड अलाउड होता है। लिमिटेड मतलब क्या, या तो दोनों का मिला के 2 लाख या तो 30,000। 2 लाख का डिडक्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली बात तो आपने लोन लेना चाहिए परचेस के लिए या एक्विजिशन के लिए। दूसरी बात, आपने लोन लेना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/1999, एंड तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। ये तीनों भी कंडीशंस अगर आप क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करते हो तो आपको 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है। इसमें से एक भी कंडीशन आप अगर ब्रेक करते हो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलता है। तो यहां पे ये पूछ क्या रहे हैं आपको, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग हाइयर डिडक्शन। हाइयर डिडक्शन मतलब कितना, 2 लाख का अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपने लोन लेना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लेकिन यहाँ पे आपको नोट में भी लिखना पड़ेगा और 2 कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी 2 लोन आपने लेना चाहिए, परचेस के लिए या परचेस एक्विजिशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड दूसरी वाली क्या है, 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आपको हाइयर वाला मतलब 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। देखो, सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी करके आप इनकम कमा रहे हो, इसका ही मतलब आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, आप रेंट के ऊपर ले रहे हो एंड देन रेंट के ऊपर दे रहे हो। तो जो कुछ भी आप इनकम कमाओगे वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल व्हेन। देखो 24A मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कब नहीं मिलेगा, जब आपकी एनएवी 0 या निगेटिव होगी। इसका मतलब एनएवी अगर पॉजिटिव है तो ही 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, एंड 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन डीएलओपी एलओपी के अगेंस्ट में ही मिलेगा। एसओपी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं, एसओपी के अगेंस्ट में आपको एक ही डिडक्शन मिलता है, वो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी लिमिटेड, अभी हमने देखा। ठीक है, तो वो भी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कब मिलेगा, अगर आपकी एनएवी
या तो पॉजिटिव है तो ही मिलेगा। इसका ही मतलब आपकी एनएवी निगेटिव या जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन आर कंसीडर। देखो एसओपी का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन है वो किनको मिलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है। कंपनी की एसओपी कैसे हो सकती है, कंपनी थोड़ी रह सकती है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, एसओपी में तो नेचुरल पर्सन ही रह सकता है, ठीक है, या तो एचयूएफ के मेंबर्स रह सकते हैं या तो इंडिविजुअल रह सकता है। तो एसओपी, दो एसओपी की जीएवी नील इंडिविजुअल एचयूएफ ही दिखा सकता है। नेक्स्ट, an assessee has borrowed money for acquisition of house and interest is payable outside India, such interest shall। अब यहां पे ध्यान दो, आपने अगर प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए लोन लिया था एंड लोन आउटसाइड इंडिया लिया था एंड आप उसका इंटरेस्ट पे करते टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो अब आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका ही मतलब अगर आपने आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है, आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट पे करते टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बी अलाउड एज डिडक्शन इफ टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। इसके मतलब आउटसाइड इंडिया आपको इंटरेस्ट पे करना है ना, टीडीएस डिडक्ट करके ही कंपल्सरीली पे करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। जो आप इंटरेस्ट इंडिया से पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया वाले के लिए इंडियन इनकम है, आउटसाइड इंडिया वालों के लिए वो इंडियन इनकम है क्योंकि इंडिया से वो एक्टिव हुआ है। इसका ही मतलब वो आउटसाइड इंडिया वालों के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो आपने टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है तो ही आप उसका डिडक्शन ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम ओनरशिप ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यहां पे तो ये तो डीम ओनर ट्रांसफर बोला जाता है। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर डीम ओनर बोला जाता है। को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ये डीम ओनरशिप की कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो दोनों भी ओनर माने जाते हैं, ठीक है। नन ऑफ द अबव इज नॉट अ राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। ये को ओनर इज नॉट अ डीम ओनर, डीम ओनर एक अलग बात है, को ओनर अलग बात है। को ओनर मतलब दो इंसान या दो से ज्यादा एक प्रॉपर्टी में ओनरशिप है, उनको को ओनर बोला जाता है। एंड डीम ओनर मतलब जो कि एक्चुअल में ओनर नहीं है लेकिन उनको ओनर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी। नेक्स्ट, वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जम्प्टेड, विच इज हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। ये रिपीट हुआ है आई थिंक। हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टैक्स, देखो यहाँ पे ये भी रिपीट हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, वहां पे इनकम आप रिसीव कर रहे हो, आरओआर के हाथ में दुनिया के सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज ऑब्लिक आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट हाउस। देखो डीएलओपी की केस में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, रिपेयर रिनोवेशन वगैरह के, ठीक है। तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर, वैकेंसी अलाउंस, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि 30% में तो सब कुछ कवर हुआ है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, तो ये इनकम फ्रॉम एचपी भी हुआ। अब देखते हैं सैलरी के एमसीक्यूज। बाप रे, ये इतना सब कुछ पढ़ा है आपने।
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. If Mr. A draw his salary in advance for the month of April 21 in the month of March 21 itself, it will be taxable in which assessment year? देखो एडवांस सैलरी भी करंट प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर 2021 मतलब AY 21-22 में ही टैक्सेबल होगी. अप्रैल 21 की सैलरी आपने एडवांस में ले ली, तो एडवांस सैलरी करंट असेसमेंट ईयर में ही या करंट प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगी. सो AY 21-22. Employer's contribution towards SPF is fully exempt. देखो SPF मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब जो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होता है उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोला जाता है. तो उसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है फुल्ली एग्जम्प्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करता है वो अप टू 12% ऑफ सैलरी ही एग्जम्प्ट होता है. नेक्स्ट, which of the following allowance is fully exempt? Overtime allowance not fully exempt, house rent allowance not fully exempt, medical allowance not fully exempt. देखो allowance paid by यूनो से जो allowance मिलता है वो fully exempt होता है. Next, a teacher of college receives fees from university. देखो एक कॉलेज का टीचर है, वो यूनिवर्सिटी से फी मिल रही है उसको फॉर चेकिंग आंसर शीट. ये कॉलेज का टीचर है, इसका मतलब ये कॉलेज का एम्प्लॉय है एंड वो यूनिवर्सिटी के पेपर चेक कर रहा है एंड उसको यूनिवर्सिटी से फीस मिल रही है. ये यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है, ये कॉलेज का एम्प्लॉय है. तो यूनिवर्सिटी से इस टीचर को जो कुछ भी मिलेगा वो उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होगा. हाँ, कॉलेज से अगर टीचर को कुछ भी मिलता वो टीचर के हाथ में सैलरी का इनकम बन जाता, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी से मिला है तो वो टीचर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा. नेक्स्ट, द रेट एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट बीइंग फर्नीचर सोल्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. देखो पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंप्यूटर सेल करता है एंड वो WDV से लेस प्राइस के ऊपर है तो उतनी अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाती है. यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेने के लिए आपको 50% WDV लेनी है. अगर कंप्यूटर बेच रहा है तो, कार बेच रहा है तो 20% WDV लेनी है एंड अगर अदर असेट बेच रहा है तो 10% SLM लेनी है. फर्नीचर मतलब ना तो वो कार है ना तो वो कंप्यूटर है, तो यहाँ पे 10% SLM से डेप्रिसिएशन लेस करके जो WDV बचती है उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा सेल प्राइस के साथ. अगर WDV से सेल प्राइस कम है तो जो डिफरेंस है वो परक्यूजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. एंड अगर WDV सेल प्राइस से कम है तो इन दैट केस परक्यूजिट का तो सवाल ही नहीं आता. इन दैट केस आप WDV से ज्यादा पे कर रहे हो एम्प्लॉयर को, तो आपको एम्प्लॉयर से कहां पे बेनिफिट मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस कोई भी परक्यूजिट नहीं आएगा. लेकिन हमारा कंसर्न अभी सिर्फ यहाँ पे 10% SLM से डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड टू एन एम्प्लॉय फॉर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. ठीक है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का. नेक्स्ट, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगेन ये भी कंफ्यूजिंग है. देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता. तो यहाँ पे नील होगा इसका आंसर, कुछ भी नहीं डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिलेगा. स्नेहा इज एन एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनी. स्नेहा एक प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय है. इन द प्रीवियस ईयर शी रिसीव्ड सैलरी 1,80,000 and entertainment allowance 12,000. She spent 6,000 on entertainment. Under section 16(2) she is entitled to deduction of NEEL. देखो ये प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है. ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन टू एन एम्प्लॉय वेयर एन अमाउंट ऑफ लोन. देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20,000 रुपीज तक इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है, कुछ भी एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा.
ठीक है, तो 20,000 रुपीज तक तो इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। नेक्स्ट, द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c), ये है वीआरएस से रिलेटेड। देखो वीआरएस से रिलेटेड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख की है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनिटरी लिमिट फॉर एग्जम्पशन इन केस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। देखो लीव सैलरी इनकैशमेंट, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख की है, ये तो आपको पता ही होगा। इन केस वेयर एकोमोडेशन टू एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड इन होटल, वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल में दे रहा है तो कितना परक्विजिट टैक्सेबल होगा, एक्चुअल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 24 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, a person is deemed to have substantial interest in company if he is। देखो मेरा कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऐसा कब बोला जाता है, अगर मेरा उस कंपनी में 20% और मोर होल्डिंग है तो। ठीक है, मेरा किसी कंपनी में 20% और मोर शेयर होल्डिंग है तो ऐसा माना जाता है मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो 20% एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब 20% एटलीस्ट होना चाहिए, 20% या उससे ज्यादा, तो ऐसा माना जाएगा मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। Which of the following is not taxable under the head salary? Remuneration paid to lecturer of college for sitting question paper by university। देखो ये यूनिवर्सिटी से पे हो रहा है, ये तो IFOS का है। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी IFOS का है। कमीशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये सैलरी का है, जो कि डायरेक्टर को मिलता है वो सैलरी के अंडर ही आता है। तो यहां पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बोथ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो रहा है सैलरी के अंदर, तो ए एंड बी सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज एंगेज बाय एम्प्लॉयर एंड सैलरी इज पेड बाय हिम, द परक्विजिट इज। देखो अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज किया है बाय एम्प्लॉयर एंड दूसरा डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज किया है बाय एम्प्लॉय, तो अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर ने एंगेज किया है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल होता है एज अ परक्विजिट, एंड अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय ने एंगेज किया है तो ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो यहां पे तो डोमेस्टिक सर्वेंट किसने एंगेज किया है, एम्प्लॉयर ने, तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेज करता तो वो ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होता, चाहे वो स्पेसिफाइड होता या नॉन स्पेसिफाइड होता। अगर एम्प्लॉय एंगेज करता तो when employer contributes to the accrued superannuation fund is chargeable to tax as a perquisite when the contribution exceeds 1,50,000। देखो सुपरएन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 1,50,000 से ज्यादा, तो जो ज्यादा वाली अमाउंट है वो एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होगी। इसका ही मतलब एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है अप टू 1,50,000, एम्प्लॉय के हाथ में कोई भी अमाउंट एज अ परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे ध्यान दो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब क्या, ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जहां पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं किया है उसको बोला जाता है यूआरपीएफ। तो यूआरपीएफ में देखो हर साल टैक्सेबिलिटी नहीं आती। यूआरपीएफ में जो आप यूआरपीएफ से अमाउंट विड्रॉ करते हो वो लमसम अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। ठीक है, एंड वो भी कैसे होती है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसका इंटरेस्ट
IFOS में टैक्सेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे फाइनल सम इज टैक्सेबल, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फाइनल सम ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, सैलरी हेड के अंडर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। देखो 3 लाख का है मैक्सिमम सेलिंग लिमिट लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के लिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है ही। ऐसा एम्प्लॉय जो सैलरी 15,000 पर मंथ ले रहा है वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अ पर्सन हु इज एन ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने डेफिनेशन में लिखा। ठीक है, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, rate of interest accruing to a particular employee by virtue of his employer's contribution to RPF is 12.5%। देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में एंड इंटरेस्ट मिल रहा है 12.5% पर एनम। तो 9.5% पर एनम तक तो एग्जम्प्ट होता है, तो ये ऊपर वाला 3% टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। ठीक है, आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो 9.5% पर एनम तक एग्जम्प्ट रहता है। तो लेकिन यहाँ पे 12.5% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो ऊपर वाला 3% है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट, taxable value of perquisite being sweet equity shares allotted by the employer is। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो टैक्सेबल प्राइस क्या होगी, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जिस किसी दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जिस किसी दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेस जो एम्प्लॉयर को पेड कर रहा है, इतना डिफरेंस टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। जिस किसी दिन ये स्वीट इक्विटी शेयर का ऑप्शन एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट पेड। फॉर एग्जांपल, जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है 500 एंड एम्प्लॉय ने पे किया 250 रुपीज पर शेयर, तो 250 रुपीज पर शेयर परक्यूजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट, Which of the following is taxable under the head salary? कौन सा इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो आईएफओएस में जाएगा। ठीक है, एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो एमएलए के आईएफओएस इनकम में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ये भी फैमिली के आईएफओएस के इनकम में जाती है। आईएफओएस में हमने देखा था। कमीशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर, ये सैलरी इनकम है, so this is right answer. Where employer gives a second hand motor car to an employee, the perquisite value is the actual cost less depreciation at 20% for every completed year under WDV method of depreciation। देखो कार अगर एम्प्लॉय को दे रहा है 20% का डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा एंड इन दैट केस अगर WDV सेल प्राइस से ज्यादा है तो जो कुछ भी डिफरेंस है वो एज अ परक्यूजिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। नेक्स्ट, एनी कमीशन ड्यू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। देखो कमीशन सैलरी वगैरह पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिलती है, वो पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी इनकम कहलाता है, वो पार्टनर के हाथ में सैलरी इनकम नहीं कहलाता, तो नॉट रिगार्डेड एज सैलरी। डैश डैश सैलरी इज टैक्सेबल व्हाइल डैश डैश अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हाइल एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। देखो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी उसको लोन जैसा ट्रीट किया जाता है, तो वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होता। An individual can avail benefit of exemption in respect of leave travel concession offered by his employer
डैश डैश इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, ट्वाइस। देखो एलटीसी का बेनिफिट आप 4 साल में 2 बार ले सकते हो, ठीक है। एलटीसी का एग्जाम्पशन आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार ले सकते हो। नेक्स्ट, सैलरी फॉरगॉन इज टैक्सेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। देखो सैलरी फॉरगॉन मतलब क्या, मैंने सैलरी छोड़ दी, उसको सैलरी फॉरगॉन बोलते हैं। देखो सैलरी आपको मिल रही है ना, तो वो आपके ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। सैलरी फॉरगॉन से ये नहीं कि टैक्सेबिलिटी चेंज हो, ये डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम कमाएगा उसके ही हाथ में वो टैक्सेबल किया जाएगा, उस इनकम का आप बाद में कुछ भी करो, ठीक है। नेक्स्ट, maximum amount of exemption under section 1010C of the income tax act in the respect of compensation received under voluntary retirement is 5 lakh. Deposit in public provident fund in the name of minor child is deductible under section 80C. देखो आप minor child के नाम से पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट करते हो, 80C का आपको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑन इनकम टैक्स पेड इन एक्सेस इज अ टैक्सेबल रिसीट। देखो आपने इनकम टैक्स ज्यादा पे किया था तो आपको रिफंड मिला, एंड रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिला, तो वो इंटरेस्ट भी आईएफओएस का इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट, when Mr. Ashwin received 20,000 as a scholarship for meeting the cost of education, it is exempted। देखो आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है एजुकेशन की कॉस्ट बियर करने के लिए वगैरह, तो वो एग्जाम होता है। नेक्स्ट, सैलरी बोनस कमीशन और रिम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। देखो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो कुछ भी मिलता है वो पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, बिकॉज पार्टनर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनर है। नेक्स्ट, द मॉनिटरी सीलिंग लिमिट फॉर एग्जाम्पशन फॉर ग्रेजुएटी रिसीव्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इज 20 लाख, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख का है ग्रेजुएटी केस में। फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹2,000 पर मंथ पेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। देखो फिक्स मेडिकल अलाउंस ये टैक्सेबल अलाउंसेस में आता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो ये मैंने 4 टॉपिक के एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं, बाकी का हम आगे करेंगे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।